हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज सोशल साइंस में क्लास 10th के स्टूडेंट ज्योग्राफी के अंतर्गत लेसन नंबर 4 पढ़ेंगे, कृषि यानी एग्रीकल्चर। इसी लेसन में हम लोगों ने लॉन्ग आंसर किया, लघु के किया, शॉर्ट के किया। अब हम लोग वेरी शॉर्ट के क्वेश्चन आंसर इसमें हम लोग देखेंगे। और भी बहुत सारी चीजें हम लोगों ने इसमें देखी थी। मैप भी हम लोगों ने भरा था। मैप एक चार्ट के माध्यम से, मैप के माध्यम से हम लोगों ने फसलों को, भारतीय कृषि को समझने का प्रयास किया था। अब हम लोग चलते हैं अति लघु क्वेश्चन की तरफ। और जो पहला क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट में, वो है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि क्या है ना। फर्स्ट जो है वो है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। जीविका निर्वाह कृषि क्या है? प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। क्योंकि लॉन्ग में भी आंसर था तो हम लोगों ने लॉन्ग में इसकी चर्चा की थी। अब वेरी शॉर्ट में तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। भूमि के छोटे टुकड़े पर लकड़ी के हल तथा प्राचीन यंत्रों द्वारा परिवार के सदस्यों की सहायता से फसलें उगाना प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि कहलाती है। ओके स्टूडेंट, तो परिवार के सदस्य मिलकर के इस तरीके के जो कृषि है वो की जाती है, तो उसे जो है जीविका, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि कहते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा। सेकेंड क्वेश्चन है गहन जीविका कृषि से क्या आशय है? गहन जीविका कृषि से क्या आशय है? तो हम लोग गहन जीविका कृषि, दूसरा क्वेश्चन है गहन जीविका कृषि। तो गहन जीविका कृषि में हम लोग देखेंगे कि जनसंख्या का भार कृषि पर अधिक होता है, दबाव ज्यादा होता है, इसलिए उत्तम किस्म के बीजों का प्रयोग करते हैं, उर्वरक खादों का प्रयोग करते हैं, आधुनिक यंत्रों और मशीनों का प्रयोग करके किसी न किसी तरह इन कारण जो है हम लोग कृषि उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि जो आश्रित जनसंख्या है, जो जनसंख्या का दबाव है, उस जनसंख्या के लिए पेट भरने के लिए, उसके भरण पोषण के लिए अनाज की पैदावार हो सके। तो ये जो है गहन जीविका कृषि के अंतर्गत आता है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं वाणिज्यिक खेती से क्या तात्पर्य है? वाणिज्यिक कृषि, वाणिज्यिक कृषि। तो वाणिज्यिक कृषि, चूंकि नाम से वाणिज्य यानी व्यापार, ऐसे उद्योग जिनको कृषि से कच्चे माल की प्राप्ति होती है। बहुत सारे उद्योग ऐसे हैं जो कृषि पर निर्भर करते हैं, जैसे चीनी मिल है, गन्ने पर निर्भर करता है, गन्ने की खेती होती है। सूती वस्त्र उद्योग है, वो कपास पर निर्भर करता है। जूट उद्योग है, ठीक ना, जूट की खेती पर निर्भर करता है। चाय उद्योग है, चाय के बागान होते हैं, उसमें भी खेती होती है, कृषि होती है। तो बहुत सारे जो कृषि है वो जो है उन पे उद्योग निर्भर करते हैं। तो व्यापार किया जाता है, अधिक से अधिक मात्रा में यहाँ पर धन प्राप्ति के उद्देश्य, व्यापार के उद्देश्य जो कृषि की जाती है। ज्यादातर अंग्रेजों के समय में हुआ था, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो व्यापार करने आए थे। तो भारतीयों में ऐसी कृषि को उन्होंने प्रोत्साहन दिया जो वाणिज्यिक दृष्टि से महत्व की होती थी। तो इस तरीके से जो है वाणिज्यिक कृषि कहलाती है। और हम लोग देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत जो है इसमें यह भी होता है कि कीटनाशक दवाइयों और रासायनिक उर्वरकों, उत्तम किस्म के बीजों का प्रयोग करके उत्पादन को बढ़ाया जाता है, पैदावार को बढ़ाया जाता है। और ऐसी जो कृषि है वो वाणिज्यिक खेती कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, खेती की कर्तन दहन प्रणाली क्या है? कर्तन दहन प्रणाली, चौथा क्वेश्चन
किया था कर्तन दहन प्रणाली। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कर्तन दहन प्रणाली जो है वो क्या है। इसको हम लोग झूम या झूमिंग खेती भी कहते थे, झूम या झूमिंग कृषि, झूमिंग कृषि भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, कर्तन दहन प्रणाली या झूम कृषि, झूमिंग कृषि, ये असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, इन राज्यों में ये जो है झूम कृषि की जाती है। और हम लोग जानते हैं कि झूम कृषि के अंतर्गत जो आदिवासी इलाकों के लोग हैं, आदिवासी जनजातियां हैं, वो जनजातियां जंगलों में जो है एक विशाल क्षेत्र को जला देती हैं, आग लगा देती हैं, वनस्पतियों को नष्ट कर देती है। नष्ट करने के बाद उसी राख का जो प्रयोग खेत को जो है उस भूमि को उर्वरक बनाने के लिए करते हैं, वहां पर खेती करते हैं। उसके बाद जब तक वहां की उपजाऊ क्षमता होती है तब तक तो वो खेती करते हैं। उसके बाद नई जगह पे जाकर के फिर से यही क्रिया जो है, यही कार्य करते हैं, यही प्रक्रिया निभाते हैं, निर्वहन करते हैं। तो इस तरह से ये लोग खेती करते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि जब तक उपजाऊ क्षमता उस स्थान की होती है तब तक ही खेती करते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल तक। फिर नए जगह जाकर के वहां भी वनस्पतियों को जलाते हैं, राख का प्रयोग खाद के रूप में करते हैं, खेती करते हैं, फिर नई जगह से जाए। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो जो असम क्षेत्र और मेघालय क्षेत्र के आदिवासी होते हैं वो झूम किसे कहते हैं। हम लोगों ने एक चार्ट बनाया था और देखा था कि किन किन राज्यों में इस कृषि को जो कर्तन दहन प्रणाली है किसके नाम से जाना जाता है। और विश्व में भी कई जगहों पे, कई क्षेत्रों में इस तरह की खेती की जाती है, उनको किन किन नामों से जाना जाता है, चार्ट हम लोगों ने इसकी बनाई थी। तो चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुद्रादायनी फसलों से क्या तात्पर्य है। मुद्रादायनी फसलें वे फसलें जिनका व्यापारिक महत्व अधिक होता है तथा जिनका उपयोग विभिन्न उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है, उसको मुद्रादायनी फसलें कहते हैं। हम सीधे व्यापारिक फसल को ही ले लेते हैं। मुद्रादायनी फसल यानी व्यापार करते हैं, कहीं न कहीं इसके अंतर्गत उद्योग निर्भर करते हैं और अधिक मुनाफा होता है, राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है। तो मुद्रादायनी, मुद्रा की उससे हमें अधिक मात्रा में प्राप्ति होती है, उसे मुद्रादायनी फसल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड या इसी को श्वेत क्रांति भी कहते हैं। ऑपरेशन फ्लड और जो श्वेत क्रांति है ये पशुओं की हीन दशा को सुधारने के लिए की गई थी। किसानों की स्थिति जो निम्न थी उसको उच्च करने का प्रयास इस ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति के अंतर्गत किया गया था, जिससे कि किसानों का जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। और कैसे उठेगा, जब कृषि का उत्पादन ज्यादा होगा या किसान जो है पशुपालक है, पशुओं को पालता है, तो ऐसे पशुओं को पाले जिनसे दुग्ध का उत्पादन ज्यादा होता है, दूध अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, तो उसको बेच करके वो अधिक मात्रा में धन अर्जित कर सकता है। इस तरह से डेयरी उद्योग को बढ़ावा दिया गया था। तो यहाँ पर जो है ऑपरेशन फ्लड जो है वो पशुओं के हीन दशा में सुधार करके दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना था। तो इस तरीके से ऑपरेशन फ्लड यानी श्वेत क्रांति थी। आगे हम क्वेश्चन अगला देखेंगे कि भारत में रोपण कृषि के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। रोपण कृषि जिनकी रोपाई होती है, ठीक ना, केला, नारियल, चाय, कॉफी, है ना, मसाले, काजू, रबड़, ये इन सब की रोपाई होती है। ये व्यापारिक दृष्टि से भी महत्व रखते हैं और इन सब की रोपाई होती है, इसलिए इनको जो है इन कृषि को जो है रोपण कृषि कहते हैं। ओके स्टूडेंट, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है कि मुख्य तिलहन फसलें कौन सी हैं। तिलहन फसलें जिनसे हमें तेल की प्राप्ति होती है, ऐसी फसलें जो होती हैं वो तिलहन फसलें कहलाती हैं। जैसे सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, नारियल, तिल, अलसी, अरंडी और सूरजमुखी, ये जितने भी फसलें हैं, जितनी भी फसलों का हमने नाम लिया है, जिक्र किया है, इन फसलों से हमें तेल की प्राप्ति होती है, खाद्य तेल की प्राप्ति होती है। तो इसलिए इसको जो है तिलहन फसलें कहते हैं। तो तिलहन फसलें कौन कौन सी है? सरसों,
सूरजमुखी, नारियल, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अलसी, अरंडी, ये सारी जो है वो तिलहन फसलें हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और क्वेश्चन है भारत में कॉफी उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? कॉफी का सबसे ज्यादा, कॉफी जो है वो कहवा से मिलता है और कहवा का सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो कर्नाटक राज्य में होता है। कर्नाटक राज्य में नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास जो है वो इस तरह की जो कॉफी है, कॉफी का उत्पादन किया जाता है नीलगिरी पहाड़ियों के आसपास। तमिलनाडु और केरल में भी कहवा का उत्पादन होता है, यानी कॉफी का उत्पादन होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की कौन सी प्रमुख रेशेदार फसलें हैं? रेशेदार जिनसे रेशा निकलता है, जिनसे सुतली बनती है, तो ऐसे रेशेदार जो फसल है उसमें कपास और जूट है। कपास के रुई से सूत काटे जाते हैं, सूत से सूती वस्त्र बनते हैं और जूट जो है उससे रस्सियां बनती हैं और बहुत सारी चीजें बनती हैं उससे, जूट से भी। तो ये रेशेदार का रेशा निकलता है, रेशेदार जो है वो फसलें कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन में देखते हैं भारत की दो नकदी फसलों के नाम। नकदी फसलें, दो नकदी फसलें, कोई भी आप देख सकते हैं, बहुत सारी नकदी फसलें हैं, कोई दो। तो इसमें नकदी फसलों हम लोग गन्ना और कपास ले लेते हैं क्योंकि इनसे नगद मुद्रा प्राप्त होती है ना, मुद्रादायनी फसलें भी है। तो गन्ना और कपास जो है वो नगदी फसलें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत की दो प्रमुख व्यापारिक फसलों के, तो व्यापारिक में भी यही हो सकते हैं या फिर अलग करना चाहते हैं तो चाय और जूट कर सकते हैं, ये भी व्यापारिक फसलें हैं। गन्ना भी व्यापारिक फसल है, कपास भी व्यापारिक फसलें हैं, ठीक है। तो नकदी भी है, व्यापारिक भी है ये सारी। खाद्य सुरक्षा क्या है? खाद्य सुरक्षा, अब इसमें हम लोग आंसर इसका देखने का प्रयास करते हैं कि देश में प्रत्येक नागरिकों को न्यूनतम पोषण स्तर प्रदान करने की व्यवस्था को खाद्य सुरक्षा कहते हैं। खाद्य सुरक्षा को बस यहाँ इंगित करते हैं, खाद्य सुरक्षा। तो देश के सभी लोगों को न्यूनतम पोषण स्तर प्रदान करने की व्यवस्था को खाद्य सुरक्षा कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि भूदान आंदोलन, भूदान आंदोलन किसने चलाया था? हम आपको बता दें यहां पर कि भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे ने चलाया था। आचार्य विनोबा भावे ने जो है वो भूदान आंदोलन चलाया था और इसके अंतर्गत बहुत सारे लोगों ने, जमींदारों ने, जिनके पास अधिक भूमि थी, आवश्यकता से अधिक भूमि थी, उन लोगों ने इस आंदोलन के अंतर्गत अपनी अपनी भूमि को दान कर दिया और फिर आचार्य विनोबा भावे जो है वो गांधी जी के प्रेरक थे। उन्होंने उस दान की हुई भूमि को जो भूमिहीन लोग थे उनको उन्होंने फ्री में वितरित कर दी, उपहार स्वरूप दे दिया। इस तरीके से भूदान आंदोलन ने भारत से गरीबी हटाने के लिए बहुत बड़ा प्रयास किया था और इसका नेतृत्व आचार्य विनोबा भावे ने किया था। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज वेरी शॉर्ट के क्वेश्चन आंसर का अध्ययन किया, अति लघु के। ये सारे क्वेश्चन आंसर आप कॉपी पे नोट कर लेंगे, लॉन्ग के क्वेश्चन, लघु के क्वेश्चन और फिर इसके बाद वेरी शॉर्ट के क्वेश्चन आंसर, ये सारा कुछ नोट करके और फिर इसे आप लर्न कर लेंगे। आप लिखते समय ही इसको बार बार रिवाइज करते रहिए, लिखते रहिए, ध्यान में बैठा करके करिए और निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आंसर याद हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, गुड बाय।